तमाम जोश बरकरार है। लोगों के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है कि विधान परिषद के इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज का जो रवैया रहा है पार्लियामेंट में, विधान परिषद के अंदर भी और लोकसभा के इलेक्शन के अंदर भी हमने हमेशा से ये मांग की थी कि हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर भी और असेंबली के अंदर भी। तो अगर आपको टिकट ही नहीं दिया जा रहा है, देखिए अभी आज के दिन हमने एक रिव्यू लिया है कि कहाँ कहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पर। तो नंबर्स तो मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन यकीनन हम काफी अच्छी जगहों के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ। बोलिए। देखिए आज की पोजीशन के अंदर तो हम अकेले हैं। अगर कहीं पर कोई अलायंस की अगर बात होती है, कहीं से कुछ चर्चा शुरू होती है, तो उसको पार्टी के अध्यक्ष नवीन साहब के साथ चर्चा करके उसके ताल्लुक से डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन आज की पोजीशन के अंदर ऐसा किसी के साथ बातचीत चालू। उससे पहले मनोज जरांगे ने कहा था कि महाराष्ट्र दलित और बाकी उनको साथ लेकर महाराष्ट्र के आने वाले चुनाव जो लड़ने वाले हैं, तो एमआईएम इसके बारे में क्या सोचती है, क्या सोचते हैं मनोज जरांगे? देखिए एमआईएम को भले ही आप एक अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन हम ऐसा कास्ट बेसिस के ऊपर कि ये जाति के लोगों के साथ में मिलकर हम इलेक्शन लड़े। हमारे पास आज के दिन तो अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोग जो है वो एमआईएम के साथ जुड़ रहे हैं। तो जरांगे पाटिल साहब ने जो कहा है आने वाले वक्त के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन सिनेरियो क्या होने वाला है, ये देखने को मिलेगा। हर रोज कुछ ना कुछ महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है। आज जो है एक पार्टी के अंदर है, वो रात होए तक दूसरी पार्टी में चले जाता है, सुबह होए तक तीसरी पार्टी में चले जाता है। तो अगले कुछ दिनों के अंदर बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा अगर किसी को साथ में लेकर चलना है। मैं हमारे जरांगे साहब की बड़ी इज्जत करता हूं और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं कि उनके इस आंदोलन की वजह से 8 मराठा एमपी कामयाब हुए मराठवाड़ा में, और महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान एमपी नहीं। महाराष्ट्र में ओबीसी समाज के एमपी जीत कर आए, मगर एक भी मुसलमान एमपी नहीं जीता। तो ये भारत की जो हमारी जमहूरियत है, हम ये दावा करते कि हमारी जमहूरियत, हमारी लोकशाही जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। अब रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में आपका हर समाज का एमपी जीतकर जाता है महाराष्ट्र से, और एक समाज का कोई एमपी नहीं जीतता है तो मुसलमान समाज का है। तो ये बात इन तमाम जिम्मेदारों को सोचने की जरूरत है, और हमारी कोशिश यही है कि जो औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब को कामयाबी नहीं मिली, इसका ना सिर्फ महाराष्ट्र के पूरे मुस्लिम समाज में एक गम है, गुस्सा है, और वो गम और गुस्सा ये कह रहा है कि भाई हर समाज का आदमी जीत रहा है। हमारा एक एमपी था मुस्लिम समाज का, उसको हराने के लिए सब मिलकर उसको हरा दिए। तो ये सच्चाई है, और भारत की पार्लियामेंट में आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अपर कास्ट और बैकवर्ड ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन बराबर हो चुका है भारत की पार्लियामेंट में। और किसी समाज का अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 4% है, 14% आबादी भारत में मुसलमानों की है, और सिर्फ 4% एमपी जीत कर आ रहे। तो ये आखिर ये मुसलमानों से उनको वोट डालने के लिए क्यों पीछे हट रहे? मुसलमान तो झोली भर भर कर वोट डाला ना सबको। हम सब जब डाल रहे वोट, तो हमको क्यों नहीं वोट डालते?
तो ये सवाल मेरा ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, ये तमाम लीडर से, और ये सवाल मुसलमानों को भी सोचना है। हम वोट डालने वाली मशीन तो नहीं है ना, हम तो एटीएम नहीं है कि तुम आओ और हमको दबा दो और हम डाल दी जाए वोट। ये आपके सवाल का जवाब ये है। क्या किधर उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो आपको साथ लेके जाके बात करता हूँ। मैं हमेशा जो है मैं जरांगे साहब, देखिए सुनिए एक मिनट, मैं जरांगे साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने खड़े हुए अपने समाज के लिए, और उनके खड़े रहने की वजह से 8 मराठा एमपी को उन्होंने कामयाब कर दिया। भीड़ से उन्होंने पंकजा मुंडे को शिकस्त हो गई। तो ये उनकी कामयाबी है ये। मगर कामयाबी जहां उनकी हो रही है, जो मुस्लिम समाज की कामयाबी क्यों नहीं हो रही? और ऐसा ही हमको लड़ना है मुस्लिम समाज को भी अपने राइट्स के लिए, और इंशाल्लाह हम वो कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। दूसरी पार्टियां तो सिर्फ मुस्लिम, दूसरी पार्टी तो सिर्फ मुस्लिम वोट को लेना चाहती है, कैंडिडेट नहीं दे सकते। तो इम्तियाज साहब ने सही कहा कि आपके महाराष्ट्र काउंसिल में ना, काउंसिल में तो कोई नहीं है मुसलमान। ये महाराष्ट्र के 11% मुसलमानों के लिए एक बहुत ही तकलीफदेह बात है। अगर उनकी तरफ से कोई बातचीत होती है, बराबर बात करेंगे। वैसा हम अपने दरवाजे बंद नहीं करें। अब आप बोलो भाई, सत्ता क्या? हाँ, एमआईएम का हाथ है, अच्छी बात है। तीसरा सवाल बोलिए। नहीं, हम तो चाह रहे कि मराठा समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है। हम ये भी चाहेंगे कि मुसलमान महाराष्ट्र के जो मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट है, जिनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने एजुकेशन में अलाउ किया, तो हम ये चाहेंगे कि उसको कंटिन्यू करें। उसको क्यों नहीं देते आप? भाई एक मेरा सवाल मुकम्मल जवाब मुकम्मल रहने दीजिए। और रिजर्वेशन का वो बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है मुसलमानों के फेवर में। एम्प्लॉयमेंट उन्होंने कहा कि 50% के ऊपर जा रहा है, इसलिए नहीं दे सकते। तो आज भी हम इस बात का डिमांड करते हैं कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट और मोदी अपने आप को पार्लियामेंट में खड़े होकर सीना पे हाथ मार के बोले बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं, तो नरेंद्र मोदी अगर वाकई में बैकवर्ड क्लास से मोहब्बत करते हैं, जो इस देश की 50% ज्यादा आबादी है, तो पार्लियामेंट में बिल लेकर आओ। आप 50% की लिमिट को ब्रीच करो। पूरे पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करेंगे उसको। लेकर आइए ना बिल आप। और यकीनन मिलना चाहिए, जहां पर आप हम मराठाओं को मिलना चाहिए, वहीं पर मुसलमानों को भी मिलना। मुसलमान नहीं, मुसलमान में बैकवर्ड कास्ट है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन 24 साल का 800 दिवस निर्णय में हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था, तो नहीं, हाईकोर्ट का ऑर्डर जो आप बोल रहे हैं 2014-15 का है। वो कांग्रेस गवर्नमेंट जो है जाते जाते वो उसको इशू कर दिए जीआर को। वो हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ था, तो हाईकोर्ट का जजमेंट इतना वो चल रहा जरूर, मगर जो मराठा समाज आज खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ रहा है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और महाराष्ट्र के मुसलमानों को भी इनको देखना चाहिए और इनसे हमको सीखना चाहिए। नहीं, मैं वही तो आपको कह रहा हूं कि हम वही तो कह रहा हूं कि हम वोट डालने वाले बन गए, सिर्फ वोट लेने वाले नहीं बन रहे हम। और इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज जो है मुसलमान को ना टिकट देते। पूरे महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस ने एक भी मुसलमान टिकट नहीं दिया। नरेंद्र मोदी तो बोल दिए हमको, हम घुसपैठी हैं, तो कहाँ घुसपैठी टिकट देंगे वो। तो हम तो सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, और एक कैंडिडेट था, पूरे मिलकर उसको हराने पे बैठ गए। तो ये
औरंगाबाद से जो वर्डिक्ट गया है, ये MIM पार्टी नहीं जीती मत समझिए, बल्कि महाराष्ट्र का एक एक मुसलमान ये कह रहा है कि भाई तो हमारी आवाज थी इम्तियाज जलील। इम्तियाज जलील हमारी एक पॉलिटिकल एक शख्सियत थी जिसको सब ने मिलकर हराया। आज इलेक्शन तो हो गया, मगर सब जगह से तकलीफ गई है कि भाई हमने आपको परभनी में वोट दिया, हमने आपको नांदेड़ में वोट दिया, हमने आपको धुलिया में वोट दिया, हमने आपको मुंबई में वोट दिया, थाने में दिया, आपको हर जगह दिया, मगर जब इम्तियाज जलील का नाम आ गया सब के सब शून्य हो गए। ये मैसेज है ये। आप वंचित की वजह से जीते थे ना? हाँ वंचित इसलिए जीते थे। नहीं, आपका ये सवाल है, ये आपका ये अमानना है। नहीं, देखिए, अगर आप जर्नलिस्ट है तो अपने ऑब्जर्वेशन आप अपने तक रखिए, आप सवाल करिए मेरे से। ये आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है, मैं डिसएग्री करता हूँ उसको। वंचित की वजह से जीते थे, आपकी वजह से आपने भाषण किए थे, हमने पूरे सुने। इस लोकसभा चुनाव में आपने कहा था कि जो भी गलतियां हुए हैं वो इकट्ठा आके, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जो मुस्लिम बहुल भाग है जिसमें पूर्व मतदान केंद्र है, मध्य मतदान, वहाँ भी आपको लीड नहीं मिली जिसने पिछले साल की, मतलब पिछले इलेक्शन में। ऐसा नहीं, ऐसा महाराष्ट्र में मुस्लिम उम्मीदवार है, मैं बता रहा हूँ, उनके साथ क्यों नहीं रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी वोट मिला हमारा, मगर हर जगह पर आप देखेंगे कि गद्दार रहते हैं। मीर जाफर, मीर सादक तो हर जगह पर है। तो मीर जाफर, मीर सादक को तो लोग जान चुके हैं ना। ये मीर जाफर, मीर सादक तो हर जगह है, और मीर जाफर, मीर सादक को तकलीफ इस बात की रहती है कि भाई ये नहीं जीतना चाहिए। और ये मीर जाफर, मीर सादक जो है, ये हर पार्टी के जर खरीद गुलाम है जो अपना काम करते रहते हैं। पार्टी में क्या है? हाँ, तो उनके पास स्ट्रेंथ है, उन्होंने 10% उनके पास आ गए, वो LOP बन गए। ये विधानसभा की चुनाव में संजय राउत ने संविधान पार्टी को कहा है कि अपने लोग फिर से एक बार साथ आना चाहिए। देखिए, मैं आपको जैसा बताया ना कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको बहुत सारे बदलाव नजर आएंगे। कौन कब कहाँ किसके पास जाने वाला है, कौन किसके साथ अलायंस करने वाला है। अच्छा, आप लोग वो प्रोग्राम में जाने का भी याद रखिए। याद दिलाओ। एक आखिरी, लोकसभा चुनाव के बाद आप पहली बार खेलते हैं, तो ये जो फटका बैठा है महायुति के साथ अजित पवार अपने गए, इसलिए महायुति की लोकसभा में तो आप कैसे देखते हैं महायुति की सरकार? देखिए, उसमें मैं कैसा बोलूं किसी और पार्टी के बारे में। मैं तो मेरा गम बयान कर रहा हूँ, मैं तो मेरी तकलीफ आपको बयान कर रहा हूँ। मैं तो बयान कर रहा हूँ कि किस तरह से मेरे जो ख्वाब थे, मेरी जो उम्मीदें थी, उसको सब मिलकर तोड़ने की कोशिश करें। मैं कोई मेरा गम भी तो समझे, कोई मेरे ख्वाबों को भी तो कोई देखे, कोई मेरे वजूद को तो माने। अब मैं कब तक दूसरों के बारे में बात करूं? कब तक? 50 साल हो गए, 18 लोकसभा के इलेक्शन हो गए, मैं कब तक उनके ख्वाबों को पूरा करूंगा? मैं कब तक अपने आप को खत्म करके अपने उनके महलों को तामीर की इजाजत दूंगा? मैं कब तक अपनी उम्मीदों को और अपने ख्वाहिशात को दबा दूंगा किसी और की खुशी के लिए? ये तो इंसाफ नहीं है ना, ये तो इंसाफ नहीं है। दिल्ली की पॉलिटिक्स क्या बोलती है? मोदी सरकार 5 साल चलेंगी, 5 साल चलेंगी क्या? सरकार गिर जाएगी मोदी सरकार? दिल्ली की पॉलिटिक्स क्या कहती है? एक बात सुनिए, ये जब से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने 4 जून से, मैं आपको बोला कि इतने 10 से ज्यादा मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो गया। मध्य प्रदेश में, यूपी में कई जगह पर घरों को तोड़ दिया गया। बल्कि आप ही के बिरादरी के मीडिया के लोगों ने एक मॉब लिंचिंग को रिपोर्ट किया तो ये नया कानून के तहत उन पे केस बुक कर दिए।
तो अब फ्यूचर में क्या होता है मेरे को नहीं मालूम, मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं अपने हथेली को देखकर तो बोल नहीं सकता, ना मैं आसमान के तारों को देखकर बोल सकता। मैं जरूर ये बोल सकता हूँ कि सबसे ज्यादा तकलीफ में अगर कोई आज है तो भारत के मुसलमान हैं। वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, और समझना भी चाहिए। वोट डालने वाले बन गए मगर उनको कोई जिताने वाले तैयार नहीं। 5 साल का अधिवेशन में तुम्हारे को जाने का है ना, नहीं जाते। मैं उसी यकीनन इंदिरा गांधी ने नाफिज किया था। नरेंद्र मोदी सरकार में सबसे ज्यादा यूएपीए का इस्तेमाल मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर हुआ। नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है 10 साल में सबसे ज्यादा घर तोड़े गए बुलडोजर से मुसलमानों के। मॉब लिंचिंग पहले भी होती थी मगर 10 साल में सबसे ज्यादा मुसलमानों की हुई। जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने मुसलमान एक पॉलिटिकल आउटकास्ट हो गया। अब तो सेकुलर पार्टीज भी सिर्फ बोलती वोट डाल देना मगर कोई साथ ठहराने तैयार नहीं है। ये है रियलिटी भारत की पॉलिटिक्स। विधानसभा में जाएंगे या प्रेसिडेंट जाएंगे? हाँ, जलील साहब इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं फ्यूचर में। ओथ लिया तो मेरा ओथ बड़ा फेमस हो गया पूरी दुनिया में। आप लोगों ने, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। मैं सुना तो ठहरो, इम्तियाज जलील मेरे को पैगाम भी जाए। असद भाई आप ओथ लिए और बहुत अच्छा लिए, तो मैं उनको मैसेज करा, यार इम्तियाज तुम्हारी कमी बड़ी महसूस हो रही है। यकीनन मेरी कमी महसूस हो। हम 2 थे भाई मगर पूरों पे भारी थे हम लोग, मगर ठीक है, अल्लाह का जो फैसला है। मैं अकेला हूँ तो लड़ेंगे, कोशिश करेंगे। मैं पहले भी 15 साल अकेले था और अपनी जितनी मुझसे कोशिश हो सकती है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, अपनी बात को रखूंगा। मगर सवाल ये है कि नुकसान किसका हो रहा है, किस कम्युनिटी का नुकसान हो रहा है, किस समाज को आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका रोक रहे हैं। इतना बड़ा प्रदेश है ये, भारत का दूसरा बड़ा प्रदेश है, फाइनेंशियल कैपिटल पूरा देश का इस प्रदेश में है, और वहां से आपका एक मुसलमान एमपी नहीं है। कौन सा सेकुलरिज्म के तुम बाजे बजा रहे हैं? कौन सा मॉरल विक्ट्री ये लोग बोल रहे हैं? इनको तो आईने में अपना चेहरा देखकर बोलना चाहिए मॉरल विक्ट्री। व्हाट मॉरल विक्ट्री इज दिस? ये मॉरल विक्ट्री नहीं है, दिस इज विक्ट्री ऑफ हिंदुत्व, दिस इज विक्ट्री ऑफ मेजोरिटेरिज्म। ये है सच्चाई। हो गया, बस चलिए।